तो हम लोग यहाँ तक आ चुके थे ना, ये रिकैप करना है। A spirit arose in the form of a crowned child. The last one, the last spirit, वो क्राउन चाइल्ड की तरह से, क्राउन चाइल्ड मतलब एक ऐसा चाइल्ड जो कि सिर पे मुकुट पहना हुआ था और हाथ में ट्री लिया हुआ था। उसने भी मैकबेथ को बुलाया और उसने उसको कंफर्ट किया कि तुम्हारे खिलाफ जितनी भी कॉन्स्पिरेसी होगी, कितने भी षड्यंत्र रचे जाएंगे, उन सब से तुम बेखबर रहना, निश्चिंत रहना। दैट ही कुड नेवर बी वैंक्विज्ड, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, तुम्हारा कोई भी हानि नहीं होगा। अनटिल द वुड्स ऑफ बिरनाम, जब तक बिरनाम का जंगल, बिरनाम एक जंगल था, जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ सबसे फेमिलियर और नोन जंगल है सुंदरबन, ऐसे ही बिरनाम का जंगल जब तक डैंसिनन हिल के पास नहीं चला आएगा। मैंने लास्ट डे एग्जांपल दिया था, इमेजिन करो, जैसे अगर आपको कोई बोले कि तुम्हारी मौत तब तक नहीं हो सकती जब तक एवरेस्ट का पहाड़ी, मतलब एवरेस्ट जो पहाड़ है, चोटी है, वो उठ के भवानीपुर में ना चला है। लो भाई, ये कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है। तो तुम तो निश्चिंत हो जाओगे, ऐसा ना कभी होगा, ना कभी मेरा मौत होगा। तो मैकबेथ के साथ भी ऐसे ही होता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है वो। हु कैन अनफिक्स द फॉरेस्ट, सोचने लगता है कौन कर पाएगा फॉरेस्ट को अलग, कौन उसको मूव करवा पाएगा फ्रॉम इट्स अर्थ बाउंड रूट्स। मतलब फॉरेस्ट का जितना भी जड़ें हैं वो सब उसके अर्थ में बाउंड होती हैं ना, सारी रूट्स अर्थ के अंदर बंधी रहती हैं। तो कह रहा किस में ऐसी हिम्मत है, कौन ऐसा कर पाएगा। सेड द किंग, आई सी आई शैल लीव द यूजुअल पीरियड ऑफ मैंस लाइफ, मुझे दिख रहा है कि मैं मैन का पूरा ज़िंदगी जीऊँगा, एक इंसान का जो यूजुअल पीरियड होता है। कई लोग क्रिश्चियनिटी के हिसाब से कहते हैं 70 ईयर्स, कई लोग कहते हैं 100 ईयर्स। तो वो कह रहा है कि मैं जितना इंसान का ज़िंदगी है उतना जीऊँगा, हमको कोई नहीं बर्बाद कर पाएगा। एंड नॉट बी कट ऑफ बाय ए वायलेंट डेथ, और मेरी मौत कभी भी वायलेंट तरीके से नहीं होगा। वायलेंट तरीके से मतलब ना कोई मुझे तलवार से मार पाएगा, ना कोई मेरा सिर काट पाएगा, ये वायलेंट डेथ है, ना मुझे कोई जला पाएगा। बट माई हार्ट थ्रोब्स टू नो वन थिंग, लेकिन मेरा दिल एक चीज़ जानने को कह रहा है। टेल मी इफ़ यू कैन टेल मी सो मच, अगर मुझे सब कुछ बता सकते हो, इतना कुछ बता सके, तो प्लीज़ मुझे एक और चीज़ बताओ, मेरे दिल की धड़कनें धड़क रही हैं वो सुनने के लिए। क्या बैंकू का इश्यूज शैल एवर रेन इन द किंगडम, क्या बैंकू के बच्चे भविष्य में आने वाले जो उसके वंशज हैं, क्या वो रेन कर पाएंगे। रेन करना मतलब शासन करना, क्या वो किंगडम पे अपना शासन कर पाएंगे, राजा बन पाएंगे, ऐसा मैकबेथ का क्वेश्चन है। Here the cauldron sank into the ground, तभी कॉल्ड्रॉन, वो जो कढ़ाई था ना बड़ा सा जिसके अंदर सब कुछ पकाए जा रहे थे, वो कॉल्ड्रॉन टूट जाता है। सैंक इनटू द ग्राउंड, जमीन पे गिर पड़ता है ऊंचाई से, और म्यूजिक का आवाज़, नॉइजी म्यूजिक बजने लगती है, घबरा देने वाली म्यूजिक। एंड 8 शैडोज, और टूटने के तुरंत बाद 8 अलग अलग प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब छाया, 8 अलग अलग शैडोज निकलते हैं। वो सारे साया जो है ना, सारा प्रतिबिंब छाया, वो सब राजाओं की छाया है। पास बाई मैकबेथ, सब मैकबेथ के बगल से गुजर रहे हैं, छाया, प्रतिबिंब। एंड बैंकू वॉज द लास्ट फिगर, बैंकू उसमें सबसे आखिरी छाया था। बोलने का मतलब था कि मैकबेथ के बाद और भी कई लोग राजा बनेंगे, और 8वें नंबर पे नंबर आएगा किसका, बैंकू का। मतलब बैंकू खुद तो राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसके बच्चे बनेंगे, वंशज बनेंगे। ऑल स्मियर्ड विद ब्लड, 8वें नंबर पे जब बैंकू नजर आया, वो पूरी तरह से खून से लथपथ था और मैकबेथ को देखकर मुस्कुरा रहा था। ठीक है ना, भूतिया तरीके से मुस्कुरा रहा है। बैंको बोर ए ग्लास, बैंको के पास उसके हाथों में एक आईना था, ग्लास था, विच शोड द फिगर ऑफ मेनी मोर एंड पॉइंटेड टू द इमेजेस। उस आईने में बहुत सारे इमेजेस नज़र आ रहे थे, और बैंको मैकबेथ की ओर देखते हुए उस आईने में इशारा कर रहा था, यूँ दिखा रहा था, देख किधर, देख ये मेरे बच्चे भविष्य के राजा स्कॉटलैंड के। मैकबेथ को समझ में आ गया कि ये सारे बैंकों के पॉस्टेरिटी हैं, पॉस्टेरिटी मतलब उसी के वंशज, उसी के वंश, जो कि भविष्य में स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। अब तो वो श्योर हो गया कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं ही राजा रहूँगा, लेकिन मेरे बाद भविष्य में स्कॉटलैंड के राजा मेरे बाल बच्चे नहीं बल्कि बैंकों के बाल बच्चे बनेंगे। 3 विचेज़ उसके बाद डांस करना शुरू कर दी सॉफ्ट म्यूज़िक पे, और उसके बाद अपना कर्तव्य निभाने के बाद उन्होंने वेलकम को, सॉरी, मैकबेथ को वेलकम किया एंड वैनिस्ड इन द एयर, और हवा में गुम हो गई। सबसे पहला न्यूज़, जैसे ही मैकबेथ वापस लौटा जंगल से अपने महल, आते ही उसको खबर मिला, उस विचेस की गुफा से जब वापस लौट के आया ना, तो उसको खबर मिला कि मैकडफ जो है, वही मैकडफ जिसके बारे में सबसे पहले ऐसा एक वार्निंग मिला था, उन भूतों ने वार्निंग दिया था मैकबेथ को कि
मैकडफ से सावधान रहना। कहाँ का ये थेन था मैकडफ? थेन ऑफ 5। तो जैसे ही आया तैसे उसको खबर मिला कि थेन ऑफ 5 मैकडफ भाग चुका है स्कॉटलैंड छोड़कर। क्यों? क्योंकि थेन ऑफ 5 मैकडफ मैकबेथ के साथ काम नहीं करना चाहता था, वो इसको अत्याचारी मानता था, वो इसे छोड़कर भाग गया। और कहाँ भाग गया? इंग्लैंड, जहाँ पर किंग डनकन का बड़ा बेटा जाकर छिपा हुआ था, उसके पास चला गया और वहाँ जाकर आर्मी बनाना शुरू किया। कैसी आर्मी? स्कॉटलैंड पे अटैक करने के लिए। अटैक करके मैकबेथ को हराएगा और फिर से यहाँ पर बूढ़े डनकन के फैमिली के लोग राजा बनेंगे। वो भाग गया, which was formed against him under the leadership of Malcolm and displaced Macbeth and set Malcolm, the right heir, upon the throne of Scotland. Stung with rage, Macbeth जैसे ही सुना गुस्से में आ गया और उसके बाद वो तुरंत निकल पड़ा मैकडफ के घर। जैसे ही मैकडफ के घर पहुंचा, मैकडफ तो मिला नहीं, उसके बच्चे मिले, उसकी बीवी मिली, जिसको स्कॉटलैंड के राजा ने ब्रूटली स्लॉटर कर दिया, मतलब बड़ी बेरहमी से कत्ल कर डाला। सारे बच्चों को भी जान से मार दिया और मैकडफ की बीवी को भी जान से मार डाला। अब तो ये थोड़ा ज़्यादा ही होने लगा ना। These merciless एक्टिविटीज़, ऐसी मर्सीलेस एक्टिविटीज़ की वजह से, these merciless एक्टिविटीज़ अब ये जो निर्दयता से मारे जाने वाला काम था, इन एक्टिविटीज़ की वजह से उसके राज्य में जितने भी नोबिलिटी थी, नोबिलिटी मतलब वो मंत्री लोग, वो नोबल मैन लोग, सभी लोग मैकबेथ से नाराज़ हो गए, सब उससे दूर हटने लगे। बहुत सारे तो मैल्कम के पास भाग गए इंग्लैंड, जहाँ पे कौन भाग के गया था? मैकडफ, वो लोग भी भाग गए मैल्कम मैकडफ के पास। हु वर नाउ अप्रोचिंग और ये लोग अब वापस से स्कॉटलैंड लौट रहा था। कौन कौन? मैल्कम और मैकडफ। एक बहुत बड़ी आर्मी बनाकर इंग्लैंड से मदद लेकर स्कॉटलैंड के ऊपर अटैक करने के लिए वो लोग लौट रहा था। रेस्ट और बाकी के जो लोग बचे हुए थे, रेस्ट ऑफ द नोबिलिटी, वो लोग मैकबेथ के ही तरफ था, लेकिन सीक्रेट विश के साथ। उनका विश सीक्रेट था कि जब लड़ाई होगी ना तो हम लोग मैकबेथ पे ही अटैक करेंगे। फिलहाल अभी मैकबेथ के ही अंडर में है, भाग नहीं पा रहा है डर के मारे कि अगर भाग गए तो हमारी बीवी बच्चों को भी मार देगा, इसीलिए भाग नहीं पा रहा है। लेकिन मन ही मन में ठान लिया है कि जब लड़ाई होगी तो हम लोग मैकबेथ पे ही अटैक करेंगे। फियर ऑफ नोबडी ऑनर्ड हिम, अब कोई उसको सम्मान नहीं करता था, सब उसको शक की नज़र से देखते थे। ही बिगेन टू एनवी द कंडीशन। मैकबेथ मैकबेथ को काफ़ी जलन होती थी, काफ़ी ईर्ष्या होती थी। किससे? डनकन से। क्योंकि डनकन मरने के बाद कब्र में बड़े चैन की नींद सोया हुआ था। मैकबेथ सोचता था कि देखो, मैंने तो इसे मार करके खुद का नींद चैन हराम कर लिया और ये कितने चैन से, कितने आराम से सो रहा है। नीदर स्टील नॉर पॉइजन, इसको ना किसी स्टील का हथियार चोट पहुंचा पाएगा, ना कोई पॉइजन, ना डोमेस्टिक मेलाइस, घरेलू परेशानियाँ, और फॉरेन लिवाइज या फिर बाहरी अटैक कुड हर्ट हिम एनी लॉन्गर। कितने आराम से सो रहा है, मजे में सो रहा है। इसी बीच में अब रानी का क्या हश्र हुआ वो भी देखो। मैकबेथ मीनवाइल, इसी बीच में जो रानी थी ना, रानी मतलब कौन? लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ जो कि सोल पार्टनर थी, अकेली पार्टनर किसकी? मैकबेथ की, मैकबेथ की दुष्टता की। ऑन हुज बॉजम, भाई कभी कभी जब ये परेशान होता था तो रानी के गोद में जाकर सिर रखकर थोड़ा आराम कर लेता था, रेस्ट मिल जाता था इसको, थोड़ा चैन मिलता था। बीवी है, दोस्त भी है, तो थोड़ा चैन सुकून दे देती थी। लेकिन अब उस बीवी का क्या हाल हुआ? बुरा जो करेगा उसको तो बुरा झेलना ही है। उसको भी टेरिबल ड्रीम्स आने लगे, भयानक सपने, जिसकी वजह से वो परेशान हो गई, अफेक्टेड हो गई और उसकी भी मौत हो गई। एक्चुअली में यहाँ रियलिटी दिया नहीं है कि कैसे वो मरा है कैसे मरी। अनेबल टू बियर द रिमोर्स, हाँ दिया हुआ है। अनेबल टू बियर, अब वो इस गिल्ट के रिमोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हमेशा उसको गिल्ट फील होता था कि हम ही लोगों ने अपना चैन सुकून ख़त्म किया, हम ही लोगों ने राजा को मार दिया, हम लोगों ने पाप किया है। और जितना ये रिमोर्स फील करती थी ना, उसको सोमनाबुलिज्म की बीमारी हो गई। सोमनाबुलिज्म मतलब भाई, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं स्लीप वॉक, सोते सोते हुए चलना, सोते सोते बकते रहना, बोलते रहना, सोमनाबुलिज्म, हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहना, उसको सोमनाबुलिज्म कहते हैं। और लास्ट में वो सुसाइड कर ली, अल्टीमेटली कमिटेड सुसाइड। अब मैकबेथ ज़िंदगी में अकेला रह गया था, ज़िंदगी को उसने त्यागना शुरू कर दिया।
केयरलेस। अब क्या करेंगे जीकर, पत्नी भी नहीं रही, किसके लिए राजा बने, क्या होगा राजा बनकर। अजीब अजीब से उसके अंदर ख्याल आने शुरू हो गए। और उसके बाद अब वो इंतज़ार कर रहा था कि अब मेरी मौत आ जाए। तभी उसने सुना कि मैल्कम की आर्मी आ रही है, किधर, अटैक करने, स्कॉटलैंड पे। जब उसको पता चला कि स्कॉटलैंड पे आर्मी आ रही है अटैक करने, तो वो समझ गया, उसके अंदर का जो एंशिएंट करेज था वो जाग गया, साहसी बन गया थोड़ी देर के लिए। और उसने डिटरमाइन किया कि जब मरना ही है तो क्यों ना लड़ाई लड़के मरें, है ना, क्यों ना अटैक करके मरें, क्योंकि हमें तो कोई मार नहीं पाएगा। वो चुड़ैलों की जो हॉलो प्रोमिसेस थे, खोखले प्रोमिसेस, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया था। उसको याद था उन तीनों आत्माओं की प्रोफेसीज, उन तीनों ने क्या कहा था कि कोई भी तुम्हें नेचुरली पैदा इंसान मार नहीं सकता है। तो ये खोखले वादे उसे याद थे, क्योंकि वो जानता था कि जब तक बिरनाम का जंगल उठ के डांसिनन हिल के पास नहीं आएगा उसकी मौत होगी ही नहीं। बस फाइनली एक दिन वो आ गया। क्या आ गया भाई, फाइनली वो दिन कौन सा था, जब व्हेन अ मैसेंजर अप्रोच्ड हिम, जब एक मैसेंजर उसके पास आया दौड़ते दौड़ते, और उस मैसेंजर के हाथ पांव थरथरा रहे थे, एकदम पीला पड़ गया था, कांप रहा था डर के मारे। और आकर उसने क्या कहा, ऑलमोस्ट अनेबल टू रिपोर्ट। जब वो आया ना, जो चीज़ देखकर आया था वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहा था, मैकबेथ को बता नहीं पा रहा था, कुछ ऐसी चीज़ देखकर आया। और वो पहाड़ी के ऊपर से देखकर आया था। इट चांस टू सी, उस आदमी ने देखा था कि बिरनाम का जंगल उठ के धीरे धीरे आ रहा है सामने की तरफ, डांसिनन हिल की तरफ आ रहा है। जब ये सुना मैकबेथ, तो सुनने के बाद जोर से दहाड़ा उसको, यू अ लायर, झूठे हो तुम, झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिरनाम का जंगल उठ के यहाँ आ जाए। अगर तुमने झूठ बोला, अगर तुम्हारी ये बात झूठ हुई, तो तुम्हें हैंग कर देंगे, लटका के रखेंगे तब तक जब तक कि तुम्हारी मौत ना हो जाए, ऐसे लटका के रखूंगा। इस बीच मैकबेथ को थोड़ा 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 डाउट होना शुरू भी हो गया था। इक्विवोकल सेइंग ऑफ द थ्री विचेस, उन तीनों डायनों के भविष्यवाणी पे थोड़ा थोड़ा डाउट होना शुरू भी हो गया था। इसके पहले वो कभी नहीं डरा था, कभी डरा नहीं था इस बात से कि वियतनाम का जंगल कैसे आ सकता है डांसिनन के पास। नाउ द वुड्स डिड मूव, लेकिन उसने देखा सचमुच में जंगल उठ के आ रहे हैं धीरे धीरे सामने। हावेवर, मैकबेथ ने बोला कि अगर ये बात सच हुई, ही वाउचेस बी ट्रू, लेट अस टेक द आर्म्स एंड मूव आउट। तो उसने कहा कि अगर ये बात सच है तो चलो अब हथियार उठाते हैं और लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तब तो लड़ना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिर ये जंगल का रहस्य क्या है। अब भागने से कुछ नहीं होगा और अंदर बैठने से भी कुछ नहीं होगा। आई बिगिन टू वियरी, और वो सोचने लगा, weary of the sun and wish my life is at an end। बोला कि अब मैं ऐसा थक चुका हूँ सोच सोच कर मेरी ज़िंदगी की सूरत से, अब मुझे और नहीं जीना है, अब मैं विश कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी का अंत हो जाए। ये कह के वो आगे बढ़ गया लड़ाई के मैदान की तरफ, अपने बिसीजर्स की तरफ। बिसीजर क्या होते हैं भाई, तो जो लोग हमें घेरते हैं चारों तरफ से, उनको कहते हैं बिसीजर, ठीक है ना। गार्ड्स नहीं, जो लड़ाई करने के लिए, अटैक करने के लिए घेरते हैं, उनको बिसीजर बोलते हैं, अटैकर्स। और फिर वो कैशल के बाहर निकल गया। हु हैड नाउ रीच द कैशल, वो बिसीजर लोग इनके कैशल तक आ गए थे। कहाँ तक, इन्वर्नेस तक। अब ये आगे बाहर निकल गया। ये स्ट्रेंज साइट देखने के बाद कि कैसे जंगल हिल रहा है, कैसे जंगल आ रहा है, इसका सॉल्यूशन देखो राइटर हम लोग को दे रहा है कि कैसे जंगल हिल रहा था। एक्चुअली में ये जो आर्मी एडवांस हो रही थी ना टुवर्ड्स द कैशल, मैकबेथ के कैशल की तरफ, थ्रू द वुड्स ऑफ बिरनाम, जब ये लोग आ रहे होंगे तो जंगल से होके आ रहे होंगे, बिरनाम जंगल से। अब मैल्कम जो था वो एक बहुत ही एस्ट्यूट, कुशल कुशल खिलाड़ी था, कुशल सेनापति। कुशल किसको बोलते हैं भाई, एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट सेनापति था वो, उसको अच्छी तरह से पता था, युद्ध नीति पता थी। वो जानता था कि लड़ाई मैन पावर से लड़ी जाती है। अब हमको, हमारा अगर मैन पावर उन लोगों को पता चल गया कि हम लोग 100 हैं तो लोग 500 हो जाएंगे, तो हम लोग को अपना मैन पावर छिपाना पड़ेगा। छिपाने के लिए उसने क्या किया कि जंगल के जो प्लांट्स वगैरह थे ना, पेड़, उन सारे पेड़ों से छोटे छोटे ब्रांचेस तोड़वा लिया अपने सैनिकों से, बिरनाम जंगल का। और ये इंस्ट्रक्शन दिया कि एक आदमी डाली को पकड़ेगा और उसके पीछे बहुत सारे लोग छिप जाएंगे।
और एक आदमी जो डाली को पकड़ेगा वो डाली लेके आगे आगे बढ़ेगा और पीछे सब लोग छिपे रहेंगे, ताकि मैकबेथ जब दूर से देखेगा, अगर उसको समझ में भी आ गया कि ये आर्मी हमारी है, तो वो काउंटिंग करेगा कि कितने डालियाँ हैं। इमेजिन करो 100 वो काउंट करेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 लेगा, और हम लोग यहाँ होंगे 1000, एक साथ टूट पड़ेंगे, मार डालेंगे। तो यही है इस पूरे पैराग्राफ में, इसको पूरा पढ़ लेना, बहुत ही ईजी है। फर्स्ट स्कर्मिश, उसके बाद एक भयानक स्कर्मिश, झगड़े वहाँ पे शुरू हो गए, लड़ाई झगड़ा मतलब मारपीट, अटैक। मैकबेथ स्लॉटर्ड ऑल दोज, मैकबेथ जितने भी उसके रास्ते में आ रहे थे, बाहुबली था ना, मतलब सबसे बड़ा हीरो, इजीली सबको काटता हुआ छाटता हुआ आगे बढ़ते जा रहा था, और फाइनली वो मैकडफ के सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों का सामना हो गया, मैकडफ एंड मैकबेथ। और उसके बाद उसको याद आने लगा उन भूतों का वो स्टेटमेंट, उनका दिया हुआ प्रेडिक्शन। उसने मैकडफ को बोला कि मैकडफ 10 of 5, मेरे से दूर रहना, और ही वुड हैव टर्न बैक, और उसके बाद फिर ये कह के कि मेरे से दूर रहना, वो पीछे मुड़ने लगा। तभी मैकडफ, जो कि उसको पूरी लड़ाई में, पूरी आर्मी में, भीड़ में उसी को ढूंढ रहा था, किसको? मैकबेथ को। पूरी लड़ाई में उसी को ढूंढ रहा था। वो उसको ललकारा, बोला कि अबे पीछे क्यों मुड़ के भाग रहा है, अपोज किया टर्न होने पर। और फिर दोनों में फियर्स, बहुत ही भयानक कॉन्टेस्ट होने ही वाला था। मैकडफ ने उसको रिप्रोच करना शुरू किया, उसको डांटना, उलाहना देना शुरू किया, बोलना शुरू किया कि तुम एक अत्याचारी हो, टायरेंट हो, तुम एक मर्डरर हो, तुम नरक के भोगी हो, तुम एक विलन हो, तुमने कितने ब्रूटली, नृशंस तरीके से हत्या कर दिया, काट डाला मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को। इस बात में मैकबेथ को याद आ गया स्पिरिट की बात, भूतों की बात, और वो कहता है, प्रोक्लेम करता है कि देखो मैकडफ, मेरा ज़िंदगी चार्म्ड है, मेरी ज़िंदगी में एक तरह का वो क्या कहते हैं, चार्म किया हुआ है मेरा लाइफ, मतलब मेरे लाइफ को, मेरे उसके ऊपर जादू है, स्पेल बाउंड है, और हमको कोई मार नहीं सकता है, जो नेचुरली पैदा हुआ है वो कोई हमको मार ही नहीं सकता है। इसीलिए मैकडफ, जैसे ये बात सुना ना, एट दिस मैकडफ ने उसको तुरंत बोलना शुरू किया, अच्छा ऐसा है कि जो नेचुरली पैदा है वो नहीं मार सकता है? तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि नेवर एज द ऑर्डिनरी मैन इज़ नेचुरली बॉर्न बट वॉज अनटाइमली टेकन आउट। तो फिर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं मेरी माता के गर्भ से अनटाइमली निकाल लिया गया था। अनटाइमली मतलब इमेच्योर जन्म हुआ था उसका। तो इमेच्योर जन्म भी तो अननेचुरल लाइफ हुआ। अब 9 महीने में जन्म होना है, 9 महीने की जगह 8 ही महीने में कोई बच्चा पैदा हो गया, तो क्या हो गया? अननेचुरल, वो भी अननेचुरल है। मैकबेथ ये सुनते ही कांपना शुरू कर दिया, उसका तो स्ट्रेंथ ही खत्म हो गया, उसके अंदर का सारा स्ट्रेंथ, सारा संकल्प खत्म हो गया, और वो रोना शुरू कर दिया, और चीख कर चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? In future, a man should never believe the lying equivocations of the witches and juggling spirits who deceive us in words that have double meaning. And while they keep their promises literally, they disappoint us by providing different meanings. ऐसा उसने घोषणा किया, हम सब के लिए, तुम्हारे लिए, सब के लिए। कहा कि आज के बाद कभी भी किसी चुड़ैल या डायन के ऊपर विश्वास मत करना, उनकी बातों पर, क्योंकि वो जो कोई भी भविष्यवाणी करती हैं, उस भविष्यवाणी का डबल मीनिंग होता है। ऊपर से कुछ और मीनिंग होता है, अंदर से कुछ और मीनिंग। अब इमेजिन करो, तुमको कोई बोल देगा भविष्यवाणी करके, कोई ज्योतिष, कि तुम्हारा 10 गाड़ी होगा, तुम एक नंबर के कर्महीन आदमी, तुमको बोल दिया 10 गाड़ी होगा, तुम इंतजार कर रहे हो कब 10 गाड़ी होगा। अब मान लो 40 साल बीत गए, तुम्हारा उम्र 45 हो गया, तब तुमको बाद में जाके पता चला, ओ मेरा 10 ठो रिक्शा है। जग्गू बाजार से पद्दू। यस, ही देन रिफ्यूज, उसके बाद उसने रिफ्यूज कर दिया मैकडफ को, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ। मैकडफ उसको एबहॉर्ड करना शुरू किया, उलाहना देना, ताने देना शुरू कर दिया, और उसको स्कॉर्नफुली बोलना शुरू कर दिया कि अगर तुम मेरे से नहीं लड़ा तो मैं तेरे को इम्प्रिजन करूँगा, कैद में बंद करूँगा, और तुझे ले जाकर बीच रास्ते में, बीच जगह पर तुझे डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा। डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब तेरी नुमाइश करूँगा, सब लोग तुझे सजा देंगे, सबके सामने ले आकर खड़ा करूँगा अत्याचारी के रूप में। क्वाइट लाइक द वे मॉन्स्टर्स आर डिस्प्लेड, बिल्कुल वैसे ही जैसे राक्षसों को लाकर बीच में खड़ा कर दिया जाता है। नेवर सेड मैकबेथ, मैकबेथ ने कहा ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। आई विल नॉट लीव टू किस द ग्राउंड बिफोर यंग मैल्कम्स फीट, उसने बोला कि मैं ज़मीन और तुम्हारा तलवा चाटने के लिए ज़िंदा नहीं रहूँगा, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। ये बोल करके उसके अंदर का साहस जाग उठा, मैकबेथ के अंदर का। मैकबेथ तलवार लेकर पूरी निराशा के साथ
कूद पड़ा मैकडफ के ऊपर। थोड़ी देर तक उनकी लड़ाई चली, स्ट्रगल चला, और मैकडफ उसको ओवर पावर कर दिया, मतलब हरा दिया, और उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया तलवार मारकर। और सिर काटने के बाद सिर को एक ट्रे में सजाकर गिफ्ट किया, किसको? मैल्कम को। मैल्कम को गिफ्ट किया कि ये लीजिए, ये यही सिर है, ये वही मैकबेथ है जिसने आपके पिता का हत्या किया, आपका राजगद्दी ले लिया, पूरे स्कॉटलैंड के लोगों को इतना बड़ा धोखा दिया, इसको मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैल्कम देन असेंडेड, इसके बाद मैल्कम वहाँ का राजा बना। कहाँ का? स्कॉटलैंड का। तो इस तरह से ये ट्रेजेडी खत्म हुई। थैंक यू।